यूपीएससी में जितना महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना है, उतना ही महत्वपूर्ण हमें उन प्रश्नों को पहचानना है, जिन प्रश्नों को हमें छोड़ना है। ये बात हमें पता होना चाहिए कि किस प्रश्न को छोड़ना है और किस प्रश्न में हमें रिस्क लेना है और किस प्रश्न को हम सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2024 की प्रारंभिक परीक्षा जीएस पेपर 1 के प्रश्नों को देखते हैं। जैसे इस प्रश्न में सीडीएस के बारे में पूछा गया है, अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। करंट के क्वेश्चंस को अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए आसान होता है। अगर नहीं पढ़ा है तो हम कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक लगा के ऐसे प्रश्नों में रिस्क लेने का प्रयास करते हैं। इस प्रश्न को पढ़ते हैं और उसके बाद इसके ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे। इसमें पूछा गया है कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखते हैं पहला स्टेटमेंट। इसमें लिखा हुआ है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष। इस स्टेटमेंट के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि तीनों सेवा प्रधानों सर्विस चीफ पर सैन्य कमांड का प्रयोग करना। हम अपने कॉमन सेंस से जानते हैं कि सेना के प्रमुख, चाहे वो थल हो, चाहे जल हो, चाहे वायुसेना हो, उन सेना के जो प्रमुख होते हैं वही अल्टीमेट डिसीजन मेकर होते हैं और उनके ऊपर अगर कोई डिसीजन मेकर होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे और जैसे ही हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे वैसे ही अब एलिमिनेशन टेक्निक का उपयोग करके हम देखेंगे कि स्टेटमेंट 2 कहाँ कहाँ उपस्थित है। उन ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे ए, इसमें 1 2 3 है, 2 उपस्थित है, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में भी 1 एंड 2 है, तो 2 होने के कारण ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन सी। इसमें भी 2 है, तो इसलिए हमारे 3 ऑप्शन 1 2 और 3 एलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन डी, और यही हमारा आंसर होगा। हमने एलिमिनेशन से इस प्रश्न का आंसर हमने प्राप्त कर लिया। फिर भी हमें तीसरा स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। हम स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है सभी 3 सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। तो सीडीएस का पद रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी गठित किया गया था। और पहला स्टेटमेंट जो है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, ये भी सही है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 और 3 सही है और हमारा आंसर होगा डी। तो एलिमिनेशन मेथड से हम और कॉमन सेंस का उपयोग करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी में कैसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना चाहिए, अर्थात अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसका सटीक उदाहरण है ये प्रश्न। अब इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनसे संबंधित पदों के बारे में कंपैरिजन कराया गया है। हम सामान्यतः यूपीएससी की तैयारी के लिए सेना से संबंधित ये रैंकिंग्स को याद नहीं करते या तैयार नहीं करते, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमें छोड़ देना ही बेहतर होगा। जैसे थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनकी रैंकिंग्स दी गई हैं, उनके आधार पर उनके मिलान को पूछा गया है। अब 90% से अधिक स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए हम डिफेंस से रिलेटेड जो तथ्य या जानकारी होती है उसे तैयार नहीं करते, इसलिए इसको छोड़ देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता। इस प्रश्न में ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कि आर्मी में या थल सेना में मेजर और वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर और नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर, ये मेल खाता है केवल, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। यह क्वेश्चन बेयर एक्ट और स्टैंडर्ड बुक की डीप इंसाइट को चेक करता है। जैसे देखते हैं स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 कहता है कि वह राज्य का राज्यपाल है जो किसी राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्रदान करता है और उसे घोषित करता है। हम जानते हैं कि आर्टिकल 342(1) राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करे या मान्यता प्रदान करे, और इसके लिए वो वहाँ के राज्यपाल या प्रशासक से परामर्श लेता है। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति को मान्यता प्रदान करने तथा घोषणा प्रदान करने का अधिकार है। और उसी के साथ आर्टिकल 342 जो 2 है, उसमें पार्लियामेंट को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि पार्लियामेंट विधि बनाकर अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट होती है उसमें किसी समुदाय को शामिल करे या किसी समुदाय को निकाल दे या एक्सक्लूड कर दे। इस प्रकार स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग होगा, और हमारा स्टेटमेंट 1 जैसे ही रॉन्ग होता है तो हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे और इनके सही होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो 50-50 होगी, और इसी प्रकार से एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 कहता है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो सकता है कोई अनुसूचित जनजाति यूपी में अनुसूचित जनजाति हो, लेकिन एमपी में या राजस्थान में उसे अनुसूचित दर्जा प्राप्त ना हो। इसी प्रकार जनजाति महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त किए हुए है
हो सकता है वो यूपी में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं किए किए हुए, इसीलिए स्टेटमेंट 2 सही होगा। और जैसे ही स्टेटमेंट 2 सही होगा वैसे ही हमारे पास ऑप्शन बी है और यही ऑप्शन हमारा आंसर होगा।